एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एक अस्पताल के कमरे से, जहां जीरो पूरे 1.5 दिन बाद होश में आता है। उठते ही उसका सिर दर्द से फटा जा रहा होता है और उसे धुंधला धुंधला याद आता है कि उसने एक अजीब सी बोलने वाली बिल्ली को बचाया था और फिर एक खूंखार ओग्रे राक्षस ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया था। जीरो को लगता है कि यह सब कोई बुरा सपना था, लेकिन तभी उसके सामने काले धुएं जैसी एक आत्मा प्रकट होती है। ये कोई और नहीं, वही मोनोनोके स्पिरिट राघव था। राघव उसे हकीकत का आईना दिखाते हुए कहता है कि बेटा, ये कोई सपना नहीं है, जरा अपनी छाती देखो। जीरो देखता है कि उसकी छाती में एक बड़ा सा छेद है। असल में उस राक्षस के हमले में जीरो की मौत हो चुकी थी, लेकिन राघव ने उसकी जान बचाने के लिए खुद को जीरो के साथ फ्यूज एक कर लिया था। अभी जीरो इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि कमरे में एंट्री होती है इचिका किशिमोजिन और उसके बॉस रियोसुके शिबा की। ये दोनों कोई आम लोग नहीं, बल्कि सरकारी खुफिया एजेंसी ब्यूरो ऑफ एस्पियोनाज के एजेंट्स हैं। शिबा जीरो को समझाता है कि उनकी यह एजेंसी एडो शोगुनेट के जमाने के प्राचीन ओनिवाबन अंडरकवर एजेंट्स का ही एक मॉडर्न रूप है, जिनका काम देश की सुरक्षा करना और मोनोनोके यानी इन अजीबोगरीब ताकतों को खत्म करना है। शिबा बताता है कि राघव एक बेहद शक्तिशाली मोनोनोके है, जिसे सरकार ने एक सीक्रेट फैसिलिटी में कैद करके रखा था, लेकिन कुछ बागी मोनोनोके ने हमला करके उसे वहां से छुड़ा लिया। अब सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि जीरो और राघव हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ चुके थे और उन्हें अलग करने का कोई तरीका नहीं था। सरकारी एजेंट्स होने के नाते वे जीरो के अधिकारों की कोई परवाह नहीं करते। इचिका साफ कह देती है कि पुलिस में जीरो के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई जा चुकी है और सुरक्षा के नाम पर अब उसे सरकारी कस्टडी में एक सीक्रेट जेल जैसी जगह पर रहना होगा। लेकिन जीरो कोई सीधा साधा लड़का नहीं था जो चुपचाप घुटने टेक दे। राघव उसे आगाह भी करता है कि बाहर ब्यूरो के लोग और दुश्मन मोनोनोके दोनों उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर जीरो ठान लेता है कि वह किसी की कठपुतली नहीं बनेगा। उसने जो रायता फैलाया है वो उसे खुद साफ करेगा। यहाँ जीरो का एक अनोखा टैलेंट काम आता है। वह जानवरों से बात कर सकता है। वह अस्पताल के बाहर पहरा दे रहे गार्ड्स पर बोलने वाले कौवों की एक पूरी फौज से हमला करवा देता है और बदले में उन कौवों को कुछ स्नैक्स देकर वहां से 9-2-11 हो जाता है। अस्पताल से भागकर जीरो कहीं छुपने के बजाय सीधे अपने घर जाता है ताकि वो अपने दादाजी को सब सच बता सके। उसे पूरा भरोसा था कि उसके दादाजी उसकी बात समझेंगे, लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो उसके दादाजी उसे एक सुनसान और एकांत जगह पर ले जाते हैं ताकि कोई बीच में दखल न दे सके। वहां पहुंचकर जो सच सामने आता है वो जीरो के होश उड़ा देता है। दादाजी खुलासा करते हैं कि वो खुद इसी ब्यूरो ऑफ एस्पियोनाज के एक खूंखार पूर्व मेंबर रह चुके हैं और शिबा ने उन्हें फोन पर सब बता दिया है। दादाजी को लगता है कि जीरो ने एक मोनोनोके के साथ फ्यूज होकर एक ऐसी भयानक गलती कर दी है जिसे सुधारा नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि इससे पहले कि सरकार या कोई दुष्ट मोनोनोके जीरो का इस्तेमाल करे, वो अपने ही हाथों से अपने पोते और राघव दोनों को खत्म कर देंगे और फिर खुद की जान भी दे देंगे। इसके बाद दादाजी जीरो पर जानलेवा हमला कर देते हैं। बूढ़े होने के बावजूद अज्जुमा खानदान की पीढ़ियों पुरानी युद्ध कला की बदौलत वो जीरो को बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। राघव जीरो को अपनी शक्ति इस्तेमाल करने के लिए कहता है, लेकिन जीरो अपनी जिद पर अड्डा रहता है कि यह उसके घर का मामला है और वो राघव की मदद के बिना इसका सामना करेगा। इस बेरहम पिटाई के बीच जीरो को अपने बचपन की एक याद आती है, जब वो एक रोते हुए जानवर को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया था और खुद फंस गया था। तब उसके दादाजी ने उसे बचाते हुए डांटा था कि दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन बिना ताकत और संकल्प के ऐसा करना सिर्फ बेवकूफी और गैर जिम्मेदारी है। दादाजी ने कहा था कि जब तक तुम आधे मर्द हाफ ए मैंचो हो, तुम्हें दूसरों से मदद लेनी चाहिए। फ्लैशबैक से बाहर आते ही लहूलुहान जीरो एक बार फिर खड़ा होता है। दादाजी कहते हैं कि वो इसी खूनी और अंधेरी परछाइयों की दुनिया से जीरो को दूर रखना चाहते थे। जीरो अपनी गलती के लिए माफी तो मांगता है, लेकिन कहता है कि उसे कोई पछतावा नहीं है। वो मुस्कुराते हुए दादाजी की ही सीख उन पर उलट देता है और कहता है कि कसिन्स, हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं अभी भी आधा मर्द हूँ और इसीलिए मैं अपने पास खड़े इस शख्स की मदद ले रहा हूँ। जीरो यहाँ राघव की तरफ इशारा करता है। जीरो के लिए इंसान, जानवर या मोनोनोके में कोई फर्क नहीं था। वो सबको एक नजर से देखता था। अपने पोते का यह अटूट संकल्प और उसकी अनोखी सोच देखकर दादाजी का दिल पिघल जाता है। वो मुस्कुराते हुए अपनी हार मान लेते हैं और जीरो को अपना रास्ता खुद चुनने की इजाजत दे देते हैं। कहानी के अंत में जीरो घर के बाथटब में बैठकर आराम कर रहा होता है और राघव के साथ उसकी हल्की फुल्की नोकझोंक होती है। जीरो के इरादों को देखकर राघव भी आखिरकार मान जाता है कि मुसीबत के वक्त वो जीरो को अपनी डार्क पावर्स उधार देगा और इस तरह दोनों के बीच एक पक्की पार्टनरशिप हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ब्यूरो का चीफ शिबा दादाजी को फोन पर बताता है कि जीरो जैसा निडर और अपनी राह खुद बनाने वाला लड़का ही उनके संगठन को चाहिए और कल सुबह उसे लेने के लिए गाड़ी आ रही है। यहीं पर यह रोमांचक एपिसोड खत्म होता है।